कि हम आज पढ़ने वाले हैं सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, है ना। इसके अंडर हम कौन कौन से डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे एक बार जैसे हम गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम वन बाय वन करके उन डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। तो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्सटेंस क्लासेस इन DSM-5। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ मेजर सब्सटेंस डिसऑर्डर, जिसमें अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, ओपियोइड्स यूज डिसऑर्डर, स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर, कैनाबीस यूज डिसऑर्डर, टोबैको यूज डिसऑर्डर, है ना। आफ्टर दैट नॉन सब्सटेंस एडिक्शन, जिसमें गैम्बलिंग डिसऑर्डर, और हम ट्रीटमेंट अप्रोचेस पढ़ेंगे और इसका एक बार रिकैप करेंगे। तो इतना कुछ हमको पढ़ना है सब्सटेंस एंड सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स के अंडर। तो फर्स्ट जो डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज इट फॉर ईच सब्सटेंस। देखो सब्सटेंस आपको पता ही है ना, जिसमें एल्कोहल, ओपियोइड्स, कैनाबीस, स्टिमुलेंट्स और जो भी सब्सटेंस आपको याद आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो फॉर ईच सब्सटेंस द DSM-5 हैज़ अ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर क्राइटेरिया। तो सब्सटेंस डिसऑर्डर के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो ये आपके सामने है ना। ये टोटल 12, ये टोटल जो आपके सामने क्राइटेरिया दिख रहा है, इन क्राइटेरिया में कम से कम 2 क्राइटेरियाज को फुलफिल करना चाहिए पेशेंट, है ना। किसी ये इन दोनों में से कोई भी दो क्राइटेरिया पेशेंट फुलफिल कर रहा है तो हम उसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का पेशेंट बोल सकते हैं। तो 2 और मोर इन 12 मंथ्स, है ना। 12 मंथ्स के अंदर हम देख रहे हैं दो सिम्टम आते हैं, दो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के उसको हम बोल सकते हैं। अभी क्या है ये, टेकिंग लार्जर अमाउंट्स लॉन्गर पीरियड देन इंटेंडेड, है ना। कि हम कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं वो बहुत टाइम से ले रहे हैं और लार्जर अमाउंट में ले रहे हैं, है ना। समझ रहे हो, ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा है परसिस्टेंट डिजायर और अनसक्सेसफुल एफर्ट टू कट डाउन। आप देख रहे हो आपकी लगातार कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली आपकी इच्छा होती है ना, और आप अनसक्सेसफुल होते हो, अनसक्सेसफुल एफर्ट्स होते हैं कट डाउन करने के। मतलब आप देख रहे हो आपकी जो डिज़ायर है सब्सटेंस लेने की वो परसिस्टेंट है। तीसरा आप क्राइटेरिया देखते हो एक्सेसिव टाइम स्पेंट ऑब्टेनिंग यूजिंग और रिकवरी। आप देखते हो कि ये वाला जब डिसऑर्डर आपको होता है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, तो चाहे किसी भी टाइप का सब्सटेंस हो, वो जब तक आपको नहीं मिल जाता ना, आप फॉर एग्जांपल के लिए किसी कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है और अल्कोहल उसको चाहिए तो वो है ना बहुत दूर दूर तक उसको ढूंढने चला जाता है ना। भले ही उसको 10 15 20 किलोमीटर चलना हो वो चलेगा, जाएगा ढूंढेगा, अलग अलग शॉप्स पर जाएगा, लेकिन वो जब तक ले नहीं लेगा ना, जब तक मानेगा नहीं वो। समझ रहे हो। तो बहुत सारा टाइम इनका बर्बाद हो जाता है इसी के लिए, इन्हीं सब्सटेंसेस के यूज़ के लिए, इन्हीं सब्सटेंसेस को ढूंढने के लिए। तो इज़ इट क्लियर मैं जो बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है आपको। यस सर। और क्या रीज़न होता है और क्या क्राइटेरिया हो सकता है, क्रेविंग। देखो क्रेविंग इनको बहुत ज़्यादा होती है। देन क्या, फेलियर टू फुलफिल ऑब्लिगेशन। उनका उनका जो काम है, जो स्कूल है, घर के काम है, जो उनके डेली लाइफ के जो काम है वो नहीं कर पाते हैं, है ना, वो उसमें फेल हो जाते हैं। एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा पुअर होता है। और क्या क्राइटेरिया है, कंटिन्यूड यूज डिस्पाइट सोशल इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स। इनके घर में, घर का जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो रहा है, सोसाइटी का इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है ना। वर्क प्लेस पर जो चीज़ें हैं वो सारी ख़राब हो रही हैं, ये चीज़ें प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, लेकिन इनके बावजूद भी इनका जो सब्सटेंस लेने का जो एडिक्शन है वो बराबर से कंटिन्यू रहता है। चाहे इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हों, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे फैमिली में प्रॉब्लम हो, लेकिन ये इसको कंटिन्यू रखते हैं। इज इट क्लियर ना, समझ आ रहा है। यस। ये क्या करते हैं, ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं, ये उनके घर में किसी की शादी भी हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट कोई पर्सन भी हो, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो लाइफ की, वहाँ पर भी ये गिव अप नहीं करते हैं, ये बिल्कुल ढूंढने निकलेंगे, और जब तक कंज्यूम नहीं कर लेंगे इनके मन को सुकून नहीं मिलेगा। समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट छोड़ देंगे लेकिन अपना एडिक्शन नहीं छोड़ेंगे। इज इट क्लियर।
Yes, sir. देन आप देख रहे हो नेक्स्ट है यूज इन हजार्डस सिचुएशन। आप देख रहे हो ये लोग ना ड्राइविंग भी करते हैं और रिस्की काम भी करते हैं। आफ्टर कंजप्शन, कंटिन्यूड यूज डिस्पाइट फिजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, है ना। इन देखो, ये है ना, किसी भी टाइप का एडिक्शन, किसी भी टाइप का सब्सटेंस लेने के बाद उनको प्रॉब्लम होती है। इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है। इन प्रॉब्लम्स के बाद, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, क्योंकि आप ले रहे हो, एक्सेस में ले रहे हो, बॉडी डैमेज हो रही है। तो बॉडी डैमेज हो रही है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, स्ट्रेस भी हो रहा है पीने के बाद, डिप्रेशन भी हो रहा है, एंजाइटी भी हो रही है, लेकिन फिर भी ये इसको कंटिन्यू रखते हैं। इज इट क्लियर? फिर आप देखते हो नेक्स्ट क्राइटेरिया, देखियो टॉलरेंस का। टॉलरेंस मतलब समझते हो? टॉलरेंस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल के लिए, कोई पहले एक एक पैक पीता है, फॉर एग्जांपल के लिए अल्कोहल। तो आप देख रहे हो वो धीरे धीरे करके, है ना, वो जो क्वांटिटी है ना उसको बढ़ाता जाता है, सेम अमाउंट का प्लेजर होने के लिए। पहले पहले वो, उसको एक पैक में नशा हो जाता था, आज वो एक पैक नहीं है, उसको 5 पैक पीता है ना वो, उसके बाद नशा होता है। तो आप देख रहे हो सब्सटेंस का टॉलरेंस बढ़ रहा है। तो टॉलरेंस भी एक क्राइटेरिया है कि पहले एक पैक में नशा हो जाता था, आप 5 पैक में भी नशा नहीं होता है ना, उनको उससे ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाना पड़ती है, तो टॉलरेंस भी बढ़ जाता है। उसको बोलते हैं टॉलरेंस, ड्रग टॉलरेंस इसको बोला जाता है, ड्रग टॉलरेंस। तो आप समझ पा रहे हो टॉलरेंस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? इज इट क्लियर? Yes, sir. उसके बाद क्या होता है, विड्रॉल भी होता है। देखो, विड्रॉल भी एक सिम्टम होता है। विड्रॉल का मतलब क्या है? जब वो सब्सटेंस लेते नहीं है ना, जब वो कोई भी सब्सटेंस नहीं लेते हैं, तो उनके हाथ पैर काम नहीं करता, उनका दिमाग काम नहीं करता है, वो चल नहीं पाते हैं, बेसिक काम नहीं कर पाते हैं डेली के, है ना, उनको उल्टियाँ होती हैं, उनको नींद नहीं आती, उनको पेट दर्द होता है, घबराहट होती है। कब? जब वो सब्सटेंस नहीं ले रहे होते हैं, जब, उसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। तो इज इट क्लियर आपको क्या होता है विड्रॉल? Yes, sir. तो ये क्या है, हमारे क्राइटेरियाज हैं, इनमें से दो भी ये क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहा है एक साल के अंदर, तो हम उसको बोल सकते हैं कि उस उन लोगों को सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। इसको भी हम सीवियरिटी में देखते हैं। सीवियरिटी मतलब माइल्ड, माइल्ड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर होगा तो 2 से लेकर 3 सिम्टम तक हो सकते हैं किसी पेशेंट में। मॉडरेट होगा तो 4 से 5 सिम्टम हो सकते हैं किसी पेशेंट में। और बहुत सीवियर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है तो उसके 6 से ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। इतने सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसके बेसिस पर सीवियरिटी को यहाँ पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो आपको समझ आ गया ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर क्या होता है? Yes. Yes, sir. तो इधर सब कुछ आ जाएगा, एल्कोहल भी आ जाएगा, ओपोइड्स भी आ जाएंगे, कैनाबीज भी आ जाएंगे, स्टिमुलेंट्स भी आ जाएंगे, है ना, और बहुत सारे और भी सब्सटेंसेस आ जाएंगे यहाँ पर। हेरोइन, मॉर्फिन, ये सब कुछ आ जाएगा, ओपीएम और बाकी सारी चीज़ें। सब्सटेंस क्लासेस इन डीएसएम 5। डीएसएम 5 में सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया गया है कि कितने टाइप के सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो डीएसएम 5 रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग सब्सटेंस रिलेटेड कैटेगरीज। उन्होंने सब्सटेंस रिलेटेड कैटेगरीज को यहाँ पर डिवाइड किया है। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू डीएसएम 5? एल्कोहल, कैफीन, कैनाबीज, हेलुसिनोजेंस, जिसमें एलएसडी और पीसीपी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको बाकी सारी चीज़ें याद ना आए, लेकिन आपको एलएसडी और पीसीपी का नाम याद होना चाहिए। जो पीसीपी है ना, उसको डिज़ाइनर ड्रग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिज़ाइनर ड्रग। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है आपको? और एलएसडी तो आपको पता ही है, लाइसर्जिक लाइसर्जिक डायलेथामाइड। एलएसडी क्या है? लाइसर्जिक डायलेथामाइड। और पीसीपी को डिज़ाइनर ड्रग भी बोलते हैं, और एक्सटेसी भी बोलते हैं। मतलब आपको दो नाम याद रखना है हेलुसिनोजेंस में। तो हेलुसिनोजेंस ऑल्सो अ सब्सटेंस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. और इनहेलेंट्स होते हैं। इनहेलेंट्स आप जानते ही हो, जो हम नाक से सूंघते हैं वो वाले, है ना। तो वो वाले इनहेलेंट्स हैं। जैसे किसी को, है ना, नेल पेंट सूंघने का एडिक्शन होता है, कोई नेल पेंट सूंघता है, कोई जो पेंट होता है ना, जो अपने वॉल पर करते हैं या फिर जो हम अपने डोर्स पर करते हैं, है ना, उनको इनहेल करने का उनको एडिक्शन होता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनहेलेंट्स में जो आती हैं। इज इट क्लियर मैं जो बोल रहा हूँ? वाइटनर भी होता है। वाइटनर भी होता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी जो हम इनहेल करते हैं, इसलिए उनको इनहेलेंट्स बोला है।
फिर ओपियोइड्स, ओपियोइड्स में जैसे मैंने बताया हेरोइन, मॉर्फिन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है सब्सटेंस का? सेडेटिव्स। सेडेटिव्स क्या जानते हो आप लोग? जानते होगे सेडेटिव्स क्या होता है? सेडेटिव्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो नर्वस सिस्टम को क्या कर देते हैं, सप्रेस डिप्रेस कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, उनको सेडेटिव्स बोलते हैं। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? तो सेडेटिव्स Yes, हो गए sir. हमारे, है ना, और आपके हिप्नोटिक्स हो गए, एंग्जियोलेक्टिक्स हो गए, स्टूमुलेंट्स भी होते हैं जिसमें कोकेन, एम्फेटामाइंस आ जाता है, टोबैको आ जाता है, और अदर अननोन सब्सटेंसेस भी यहाँ पर आ जाएंगे। फॉर ई सब्सटेंस, फॉर ई सब्सटेंस, हर किसी सब्सटेंस के लिए ये के लिए यूज डिसऑर्डर होता है। यूज डिसऑर्डर आप समझ रहे हो, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो प्रॉब्लमेटिक पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। देन क्या है? इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन, रिवर्सिबल सब्सटेंस स्पेसिफिक इफेक्ट्स। इसका मतलब क्या है? देखो, जो इंटॉक्सिकेशन का मतलब ये है कि अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग टॉक्सिकेशंस होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग इफेक्ट निकल के आते हैं। देखो, जब टोबैको लेते हो तो उसका इफेक्ट अलग होता है, स्टूमुलेंट लेते हो तो उसका अलग होता है, हेलुसिनोजेंस लेते हैं तो उसका अलग होता है, ओपियोइड्स का अलग होता है, एल्कोहल का अलग होता है। तो बॉडी में आपके अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उनको हम सब्सटेंस स्पेसिफिक इफेक्ट्स बोलते हैं। तो इंटॉक्सिकेशन आप समझ रहे हो, है कि नहीं? देन क्या है? विड्रॉल। विड्रॉल क्या है? माल अडेप्टिव सिम्टम्स आफ्टर सेशंस। इसका मतलब क्या है? जब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस लेना आप बंद कर देते हो या कम कर देते हो, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है ना, आपकी बॉडी को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, और आपको स्ट्रेस, एंजाइटी ये भी बढ़ने लगता है। कब? जब आप उन सब्सटेंसेस को लेना बंद कर देते हो या धीरे धीरे कम कर देते हो। इसीलिए तो ये विड्रॉल की वजह से ही तो लोग अपना एडिक्शन नहीं छोड़ पाते हैं। आपको पता है एडिक्शन छोड़ना क्यों मुश्किल होता है? बिकॉज ऑफ द विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम टॉलरेट नहीं हो पाते हैं। समझ रहे हो? लोग मरना पसंद करते हैं लेकिन विड्रॉल सिम्टम्स को लेना को अपने को एक्सेप्ट करना को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसीलिए एडिक्शन छोड़ना बहुत टफ काम हो जाता है उन पेशेंट के लिए, बिकॉज ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है? आपको क्लियर है ना ये सब पूरी कहानी अभी तक जो मैंने बताई? Yes, Yes, sir. sir. चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मेजर सब्सटेंस डिसऑर्डर्स। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या सब्सटेंस डिसऑर्डर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो पहला जो डिसऑर्डर है वो है एल्कोहल यूज डिसऑर्डर, जो कि काफ़ी कॉमन है ना। मोस्टली ये वाला डिसऑर्डर बहुत सारे लोगों को होता है, मतलब हम देखें 100% में से 80% जो लोग होते हैं वो यही डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, एल्कोहल यूज डिसऑर्डर के। देखो, आपको पता है ये वाला जो डिसऑर्डर है वो कॉमन क्यों होता है? कॉमन इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है ये इजीली अवेलेबल है, और जो चीज़ इजीली अवेलेबल होती है ना उसका लोग ज़्यादा नशा करते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बताइए। Yes. Yes, sir. तो एल्कोहल यूज डिसऑर्डर क्या है? उसमें क्रेविंग होती है, लॉस ऑफ कंट्रोल होता है, टॉलरेंस होता है, विड्रॉल आता है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखिए, ये कुछ बीमारियां हैं, सिरोसिस, कॉग्निटिव डिक्लाइन, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, 40-year-old ड्रिंक्स डेली, मिसेज वर्क एंड शेक्स विदाउट एल्कोहल। मतलब समझ रहे हो आप? जब वो एल्कोहल कंज्यूम नहीं करता है तो उसकी बॉडी कांपती है, तो इसको हम एल्कोहल यूज डिसऑर्डर का पेशेंट बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. देन है ओपियोइड्स यूज डिसऑर्डर। ओपियोइड्स यूज डिसऑर्डर, देखो ओपियोइड्स में हेरोइन आ जाता है और प्रिस्क्राइब पेन किलर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा पेन किलर्स के अंदर ओपियोइड्स होता है ना, लेकिन वो बहुत माइन्यूट या फिर कैलकुलेटेड अमाउंट में होते हैं। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं? यहाँ लोग उसका नशा करते हैं। तो आप देखते हो विड्रॉल होता है, विड्रॉल में क्या होता है, जब ये ओपियोइड्स नहीं लेते हैं तो उनको नोजिया होता है, स्वेटिंग होती है, और मसल्स एक्स होते हैं, है ना, उनको बॉडी में, है ना, मसल्स में उनको पेन होता है, बॉडी एक्स होता है, मसल एक्स होता है, और इनको हाई रिस्क होती है ओवरडोज की। ओवरडोज की, अब फॉर एग्जांपल के लिए जब पेन किलर होता है ना, पेन किलर ना बहुत माइन्यूट में मिलीग्राम्स में वो डोज लेते हैं, मतलब वो डोज होता है पेन किलर में,
यहाँ वो डोज ना कब ओवरडोज बन जाता है पता नहीं चलता। एग्जाम्पल की बात करें तो अ मैन एक्सकेलेट्स फ्रॉम प्रेस्क्रिप्शन ऑक्सोडोन टू हेरोइन डेवलप्स डिपेंडेंस। तो पहले क्या होता है, देखो आपको पता है जो आपके जो साइको एक्टिव ड्रग्स होते हैं या फिर जो हम पेशेंट को देते हैं, एंजाइटी के पेशेंट को देते हैं ड्रग्स, या फिर डिप्रेशन के पेशेंट को, जिनका डिप्रेशन होता है उनको देते हैं, मतलब जो साइको एक्टिव ड्रग्स होते हैं जो साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट को या क्लाइंट को, ये क्या होता है, इनका नेचर एडिक्टिव होता है। क्या होता है एडिक्टिव, कि हमारी बीमारी तो ठीक हो गई, डिसऑर्डर तो ठीक हो गया, लेकिन नशा हो गया हमको, अभी हमसे दवाई नहीं छूट रही है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि जितना कम हो उतनी दवाइयाँ कम लो, क्योंकि दवाइयों का एडिक्शन हो जाता है। पहले हम ठीक करने के लिए दवाइयाँ ले रहे थे, अब वही दवाइयाँ एडिक्शन का काम कर रही हैं, है ना। हम अब एडिक्शन के लिए वो ले रहे हैं दवाइयाँ। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, वो समझ आ रहा है। इसलिए बोला जाता है कि दवाइयों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ क्या होती हैं, साइको एक्टिव उनका नेचर होता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है, यस और नो? सर हाँ बोलो। मतलब ये चीज तो है, और दूसरा पता है क्या होता है, साइकियाट्रिस्ट खुद कभी दवाई नहीं लेते। अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाके थेरेपीज लेते हैं, देखो सही बात है कि नहीं, ये तो दोहरा व्यवहार है ना, क्योंकि ये तो उनको पता है कि इससे मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं इसलिए। बिल्कुल। मतलब यही बात है कि क्या बोलता है, साइकेट्रिक्स जब साइकेट्रिस्ट ऐसा कर रहे हैं कि वो दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं, तो आप सोच के देखो कितना ज़्यादा साइको एक्टिव ये मेडिकेशंस होती होंगी। सही बात है कि नहीं? सब लोग यस और नो में आंसर करो। यस सर। तो अभी जो हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो है स्टिमुलेंट यस सर। यूज डिसऑर्डर। स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर, देखो सर ऑब्वियस सी बात पहले है। सर एक बार पहले मेडिसिन आती थी, पेंसिडिल करके आती थी, खांसी के लिए होती थी। तो वो उसको सर एज ए अल्कोहल यूज करना शुरू कर दिया था। सही बात है। तो 90% अल्कोहल आता था उसमें, और लाइक वो मेडिसिन बंद करानी पड़ी इस वजह से कि लोग उसको अल्कोहल समझ के पीना शुरू कर दिया। हाँ सही बात है यार, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मतलब इन शॉर्ट, कुछ भी हो, जब हमको बहुत ज़्यादा नीड हो ना दवाइयों की, तभी हमको दवाई लेना चाहिए, क्योंकि दवाइयों का नेचर अडिक्टिव होता है। चलो अभी हम नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करें तो वो है स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर। नाम से ही पता चल रहा है कि स्टिमुलेंट यहाँ हम एज अ सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें कोकेन आ जाता है, और मैथ एम्फेटामाइंस आता है, मैथेम एम्फेटामाइंस आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्टिमुलेंट है। इंटॉक्सिकेशन में देखेंगे तो कैसे इफेक्ट आते हैं, इधर यूफोरिया होता है। यूफोरिया आप समझते ही हो, है ना। यूफोरिया होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है, टॉकेटिवनेस हो जाती है, पैरानोइया हो जाता है। ये इंटॉक्सिकेशन है, ये इफेक्ट है ना स्टिमुलेंट के। यूफोरिया मतलब इतनी खुशी होती है, इतनी एनर्जी महसूस होती है कि बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी, हाई एनर्जी महसूस होती है आपको, बहुत खुशी होती है ना। वो यूफोरिक स्टेट होती है आपकी। समझ आ रहा है आपको मैं जो बोल रहा हूँ? मेनिया जैसे सिम्टम होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, यस और नो? विड्रॉल की बात करेंगे तो Yes, फटीग होता है, डिप्रेशन होता है, एनाडोनिया। एनाडोनिया आप जानते हो क्या होता है? यस सर। क्या होता है बताइए। जिस एक्टिविटी को करने में पहले इंटरेस्ट था, अब उसको करने में मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं रहता। बिल्कुल सही है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है ना इन अ प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसा सोनाली ने बताया, सोनाली को याद है, और मुझे लगता है बाकी सारे स्टूडेंट को भी याद होगा। एनाडोनिया याद है कि नहीं? अरे बोलो, याद है कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। देन है नेक्स्ट कैनाबीज यूज डिसऑर्डर। कैनाबीज यूज डिसऑर्डर, आपने सुना होगा ना, चरस गांजा, आपने सुना होगा, सुने हैं ऐसे टर्म? हो सकता है आपने नहीं सुने हो, लेकिन सुना है सर। वेरी गुड। तो वो कैनावीज आप समझ लो वही कुछ है। तो कैनावीज यूज डिसऑर्डर में क्या है, प्रॉब्लमेटिक यूज डिस्पाइट इम्पेयरमेंट। देखो इनको प्रॉब्लम होती है, इनको बॉडीली प्रॉब्लम्स होती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं छोड़ते हैं, है ना। विड्रॉल सिम्टम्स में क्या आ जाता है, विड्रॉल क्या होता है, इरिटेबिलिटी होती है, स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं, डिक्रीज एपेटाइट होता है, एनजाइटी होती है, इनको भूख नहीं लगती है ना, एनजाइटी होती है, बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। टोबैको यूज डिसऑर्डर क्या है?
निकोटिन डिपेंडेंस, क्योंकि आपको पता है कि टोबैको में क्या होती है, निकोटिन होती है, और निकोटिन अपने आप में एडिक्टिव होती है कि नहीं। तो निकोटिन डिपेंडेंस होती है, क्रेविंग, टॉलरेंस, ये विड्रॉल में क्या, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, डिफिकल्टी, एंजाइटी, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग। आप देख रहे हो कि छोटा सा टोबाको लोग नहीं छोड़ पाते, बीड़ी नहीं छोड़ पाते, स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते, क्यों? क्योंकि वहाँ निकोटिन है और निकोटिन एडिक्टिव होती है कि नहीं। इसलिए तम्बाकू, बीड़ी ये छोड़ना बहुत लोगों के लिए टफ हो जाता है बिकॉज ऑफ द विड्रॉल सिम्टम, है ना। तो पहले तो इंसान मजे मजे में इन चीज़ों को लेता है, फिर उसकी मजबूरी होता है कि उसको लेना ही होता है, नहीं लोगे तो विड्रॉल सिम्टम होते हैं, और विड्रॉल सिम्टम्स को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, है कि नहीं। ऐसा ही होता है कि नहीं सब्सटेंस मतलब एडिक्शन में। यस। तो ये आपको समझ में आ गया, ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स थे, मतलब जहाँ पर कोई ना कोई सब्सटेंस होना चाहिए। अब ऐसे भी डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पर सब्सटेंस नहीं होता है ना। क्योंकि एडिक्शन सिर्फ शराब का या फिर बीड़ी तम्बाकू का, ओपियोइड्स का, इनका ही नहीं होता, बाकी बहुत सारे एडिक्शन और होते हैं जिनमें हम गैम्बलिंग डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जिसमें हम गैम्बलिंग डिसऑर्डर पढ़ेंगे, क्योंकि जो जुए की लत है ना वो भी तो एडिक्शन है, गैम्बलिंग, है कि नहीं, यस और नो। यस। तो गैम्बलिंग डिसऑर्डर इज अ नॉन सब्सटेंस एडिक्शन। तो फर्स्ट यूजुअली रिकॉग्नाइज बिहेवियरल एडिक्शन इन DSM-5। देखो DSM-5 में पहली बार इसको रिकॉग्नाइज किया गया नॉन सब्सटेंस एडिक्शन को, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, सिमिलर टू सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ये क्राइटेरिया उसी के जैसे हैं, किसके जैसे, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के जैसे। क्या है, प्री ऑक्यूपेशन विद गैम्बलिंग। प्री ऑक्यूपेशन विद गैम्बलिंग मतलब इनके दिमाग में बस गैम्बलिंग ही चलती है, मतलब इनके थॉट्स वैसे ही होते हैं, जो जब जब से उठते हैं ना और तब सोते हैं उनके दिमाग में पूरे टाइम कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है गैम्बलिंग से रिलेटेड। इज इट क्लियर। यस। और इनका है ना, जो इनकी जो हैबिट है, इनका जो एडिक्शन है ना, वो दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है, टॉलरेंस बढ़ता है। पहले वो 100 रुपये लगाते थे, अब वो 200 रुपये लगाएंगे, 200 रुपये लगाए तो उनको 500 रुपये लगाने की आदत होगी, फिर 500 से 1000 हो जाएगा, 1000 से 2000 हो जाएगा, फिर कभी कभी ऐसा होगा कि लोग 10,000 का जुआ खेल रहे हैं, और इस लेवल का खेल रहे हैं कि घर के बर्तन तक बेच देते हैं लोग। समझ रहे हो, टॉलरेंस बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं कि जब घर पैसे खत्म हो गए हैं तो रुक जाओ, वहाँ पैसे खत्म हो गए तब भी नहीं रुकते, वो घर का सामान भी बेच देते हैं। समझ आ रहा है ये वाला जो क्राइटेरिया है वो, यस और नो। टॉलरेंस बढ़ता यस। है। फिर क्या होता है, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू स्टॉप। ये कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा इस एडिक्शन को छोड़ने की, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कोशिशें कामयाब नहीं होती इन लोगों की। फिर क्या है, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी व्हेन ट्राइंग टू कट डाउन। जब वो सोचते हैं कि नहीं मैं जुआ नहीं खेलूंगा तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, उनको रेस्टलेसनेस होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, इरिटेबिलिटी होने लगती है ना। और क्या होता है, चेसिंग लॉसेस, चेसिंग लॉसेस, इनको बहुत लॉस होता है, बहुत लॉस होता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बिकॉज ये एडिक्शन है, इसलिए वो लॉस को भी कंसीडर नहीं करते हैं कि भाई नुकसान हो रहा है, चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाते। उनको ये लगता है कि ये मैं हारने के बाद ज़रूर जीतूंगा, अभी तो हारा हूँ, चलो अरे सब हारते हैं, हारने के बाद मैं ज़रूर जीतूंगा। तो 50 बार भी हार जाता है ना, उनको 51वें बार, 51 जो नंबर है उसके बाद भी लगता है कि मैं जीतूंगा। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एडिक्शन है। समझ आ रहा है आपको मैं जो बोल रहा हूँ। फिर क्या, और क्या क्राइटेरिया हो सकता है, लाइंग टू कंसील गैम्बलिंग, ये बहुत झूठ बोलते हैं, है ना। आपने देखे ही होंगे, ये बड़ा कॉमन है गैम्बलिंग डिसऑर्डर। तो बहुत झूठ बोलते हैं, किसी भी लेवल का झूठ बोल सकते हैं, किसी की भी कसम खा सकते हैं। कसम जानते हो, बोलते हैं ना, अब देखते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर में अपनी वाइफ की कसम खा के जाएंगे, बच्चों की कसम खा के जाएंगे, लेकिन वो मानेंगे नहीं, आएंगे वो बिल्कुल, समझ रहे हो आप, मिलेंगे वहीं वो जुए के अड्डे पे। तो ये आप समझ ही पा रहे हो कि इसमें क्या क्राइटेरिया होते होंगे। इज इट क्लियर। और ये अपने जो उनका काम है, जो उनके रिलेशनशिप होते हैं, जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके साथ ये अनजस्टिस करता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दिमाग में 24 घंटे तो फिर जुआ ही चल रहा है ना।
एग्जाम्पल की हम बात करें, अ 35-year-old सीक्रेटली स्पेंड एंटायर पे चेक और गैम्बलिंग एंड लाइज टू फैमिली। आप देख रहे हो लोग बर्बाद हो जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद कर देते हैं, है ना, इवन घर का सामान भी बेच देते हैं। चलो मुझे लगता है कि आपको गैम्बलिंग डिसऑर्डर समझ में आ गया होगा, आ गया ना। यस फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट अप्रोचेस। ट्रीटमेंट अप्रोचेस ऑब्वियस सी बात है, ट्रीटमेंट कैसे करें, तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम देखेंगे सीबीटी दे सकते हैं, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कर सकते हैं, रिलैप्स प्रिवेंशन कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल भी होती है, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा यही होती है। जब आप इन लोगों को वहाँ लेके आते हो ना, डी एडिक्शन सेंटर लेके आओगे या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर लेके आओगे, तो ये बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, बहुत सारे जो एनजीओ होते हैं वहाँ के जो काउंसलर या वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं वो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा देते हैं। तो बेसिकली ये दवाइयाँ देते हैं वो, एल्कोहल के लिए ये देते हैं आपके सामने जो है, ओपिएट के लिए ये देते हैं, टोबैको के लिए ये देते हैं, है ना। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है सपोर्ट सिस्टम। और ऑल इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर 2 ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। किनकी हेल्प करने के लिए? सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के पेशेंट को या फिर नॉन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के पेशेंट को हेल्प करने के लिए। वो 2 प्रोग्राम या 2 ग्रुप्स कौन से हैं वो? एक का नाम है एए और दूसरे का नाम है एनए। ये नेशनल लेवल पर काम करते हैं। एए का मतलब क्या होता है? एल्कोहल एनोनिमस। और एनए का मतलब होता है नारकोटिक्स एनोनिमस। एल्कोहल एनोनिमस, नारकोटिक्स एनोनिमस, ये नेशनल लेवल पर काम करने वाले है ना नॉन फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पर जो लोग रिकवर कर गए हैं, जो लोग एडिक्शन को दूर कर, जो एडिक्शन से दूर हो गए हैं, जो डी एडिक्टेड हो गए हैं, जो ठीक हो गए हैं, वो लोग क्या बनाते हैं? वो लोग ग्रुप बनाते हैं, सब लोग किसके? उन लोगों के हेल्प के लिए जो लोग चाहते हैं छोड़ना। समझ रहे हो? एन ए और ए एम में कौन से लोग होते हैं? आ रहा है समझ में? यस और नो? यस सर तो ए हो जाएगा एल्कोहलिक एनोनिमस और एन ए हो जाएगा नॉन एल्कोहलिक एनोनिमस। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर इनकी मीटिंग्स होती हैं। वहाँ पर अब बहुत सारे, बहुत बड़ा ग्रुप होता है इनका, इनके प्रेसिडेंट भी होते हैं बहुत सारे, मतलब पूरी तरीके से सेटअप होता है। तो इसमें कौन से लोग हैं आपको क्लियर है? यस और नो? सर एक बार एन ए और ए का। ए है एल्कोहलिक एनोनिमस, एल्कोहलिक एनोनिमस ए, और एन ए है नारकोटिक्स एनोनिमस। क्लियर है आपको सबको? सर हाँ इसमें एनोनिमस इसलिए कि इनका नाम रिवील नहीं करते, ऐसा कुछ? बिल्कुल सही बात है, सही पकड़े हो आप। एनोनिमस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि आपको सभी को पता है कि इनके लिए स्टिग्मा है। कोई भी टोबैको खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है या जुआ खेलता है, उनको, उनके लिए समाज में क्या है? समाज उनको स्वीकार नहीं करता। इसीलिए कम से कम वो स्टिग्मा से बच जाएं, इसीलिए हम उसको एनोनिमस बोलते हैं, उस ग्रुप को एनोनिमस बोलते हैं। कि एल्कोहल वाले हैं तो एल्कोहल एनोनिमस, और नारकोटिक्स वाले हैं जिसमें ड्रग्स आ जाते हैं सारे के सारे, वो नारकोटिक्स एनोनिमस है। सोनाली ने सही सवाल पूछा है, इसके लिए सोनाली के लिए तालियां बजा दो सभी लोग। वेरी गुड। चलिए, तो क्विक रिकैप जल्दी से पढ़ लो विद इन अ सेकेंड। ये पढ़ने के बाद थम्स अप करना, फिर अपन दूसरा स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। इंटॉक्सिकेशन आप समझ गए हो ना? सब्सटेंस रिलेटेड स्पेसिफिक इफेक्ट्स, सब्सटेंस रिलेटेड स्पेसिफिक इफेक्ट्स को हम इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। जैसे एल्कोहल लेने के बाद लोगों को नींद आती है क्योंकि वो सेडेटिव्स होता है, और स्टिमुलेंट लेने के बाद लोग जाग जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये क्या है? इंटॉक्सिकेशन है। ये क्या होता है? सब्सटेंस रिलेटेड स्पेसिफिक इफेक्ट्स होते हैं। क्लियर है मैंने जो बोला? यस और नो? यस सर चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट डिसऑर्डर है आपके
न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है? न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स का। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें हम डिलीरियम पढ़ेंगे, उसके बाद मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जिनको एनसीडी बोलते हैं। एनसीडी मतलब न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, जिसको माइल्ड एनसीडी बोलेंगे। देयर मेजर टाइप्स और इटियोलॉजीज ऑफ एनसीडी, जिसमें एल्जाइमर डिजीज, वेस्कुलर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, लेवी बॉडी डिमेंशिया, फ्रंटो टेम्पोरल एनसीडी, एनसीडी ड्यू टू पार्किंसन डिजीज, एनसीडी ड्यू टू हटिंगटन डिजीज, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस एनसीडी। एनसीडी समझ रहे हो ना, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स एनसीडी को बोल रहे हैं। फिर क्या है? ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट अप्रोचेस देखेंगे, फिर उसके बाद रिकैप देखेंगे। तो इतना कुछ हम देखने वाले हैं हमारे न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के अंडर। तो आप सभी रेडी हैं पढ़ने के लिए? यस सर। चलिए, तो पहला हम पढ़ेंगे। देखो, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कॉग्निटिव प्लस न्यूरोलॉजिकल, इन दोनों को मिला देंगे तो वैसे डिसऑर्डर को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो भी कॉग्निटिव कंपोनेंट होते हैं, आपकी जो भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं, वो आपकी डायरेक्टली नर्वस सिस्टम से, न्यूरोलॉजी से कनेक्टेड होती है। इज इट राइट? इज इट करेक्ट और नॉट? यस। समझ आ रहा है ना आपको? आपके जो भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे के सारे आपके न्यूरोलॉजी से, नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए हम इनको न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर से बोल रहे हैं। तो पहला जो है वो है डिलीरियम। डिलीरियम क्या होता है? एक्यूट फ्लक्चुएटिंग डिस्टर्बेंस ऑफ अटेंशन एंड अवेयरनेस, यूजुअली डेवलपिंग ओवर आवर्स टू डेज। आप देखते हो, आपका जो अटेंशन है, आपका जो अवेयरनेस है, वो क्या हो रहा है? वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है। और वो जो डिस्टर्बेंस है ना, वो कुछ कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक हो सकता है। किसका डिस्टर्बेंस? अटेंशन का, अवेयरनेस का। आप अटेंशन नहीं कर पाते हो, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, आप अवेयरनेस नहीं हो पाते हो, आप अवेयर नहीं हो पाते हो अपने इन्वायरमेंट के लिए। आपके अवेयरनेस, आपका अटेंशन फ्लक्चुएट करता है कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक। क्या होता है डिलीरियम? इतना समझ में आया है कि नहीं? यस और नो? समझ में आ यस। रहा है? हाँ। अभी डिलीरियम बोल लेंगे किसको, उसके फीचर्स देख लेते हैं। अभी हमको ये समझ में आ गया कि डिलीरियम क्या है। एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पर हम अटेंशन हमारा फ्लक्चुएट करता है, हमारा सेल्फ अवेयरनेस फ्लक्चुएट करती है, कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक भी वैसा हो सकता है। अभी फीचर देखते हैं इसके। तो रिड्यूस्ड एबिलिटी टू डायरेक्ट, फोकस, सस्टेन और शिफ्ट अटेंशन। आप देख रहे हो आपकी जो एबिलिटी है, किसकी एबिलिटी? फोकस करने की एबिलिटी, अटेंशन को सस्टेन करने की एबिलिटी, या अटेंशन को शिफ्ट करने की एबिलिटी। जैसे मैं बोल रहा हूँ इधर ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ उधर ध्यान दो, मैं बोलता हूँ इधर ध्यान दो, तो आपका जो अटेंशन है ना, वो शिफ्ट नहीं हो पा रहा है ना? इनएबिलिटी टू शिफ्ट। आप देख रहे हो डिस्टर्बेंस एंड शिफ्ट, ये भी तो होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाला होना चाहिए अटेंशन, कि हाँ यहीं ध्यान दो, या इतना ही ध्यान दो, नहीं यहाँ पर यहाँ ध्यान दो। तो ये जो एबिलिटीज़ होती हैं अटेंशन की, वो रिड्यूस्ड हो जाती हैं। इज इट क्लियर मैंने जो बोला? यस। यस। दूसरा क्या फीचर क्या हो सकता है? डिस्टर्बेंसेस इन अवेयरनेस। डिस्टर्बेंसेस इन अवेयरनेस, आप देख रहे हो ओरिएंटेशन टू इन्वायरमेंट, आपका है ना, आप अवेयर नहीं होते हो अपने इन्वायरमेंट के लिए, उसमें डिस्टर्बेंसेस हो जाता है ना? आप क्या करते हो? अवेयर नहीं हो पाते हो इन्वायरमेंट के लिए कि इन्वायरमेंट में चल क्या रहा है। देखो, इन्वायरमेंट में चल क्या रहा है, उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए अटेंटिव होना ज़रूरी है ना। यहाँ अटेंशन ही तो नहीं होता, यही तो प्रॉब्लम है कि नहीं? इसके साथ साथ में एडिशनल कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस होता है। सिर्फ अटेंशन खराब नहीं होता, मेमोरी में भी डिस्टर्बेंसेस आते हैं, लैंग्वेज में भी, परसेप्शन में भी। ये जो डिलीरियम है, ये जो डिस्टर्बेंसेस है, फ्लक्चुएशन है अटेंशन में,
ये फ्लक्चुएट करती हैं दिन में, एक पूरे दिन में। कभी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कभी कम होता है ना। तो अटेंशन एक स्टेबल लेवल का नहीं होता, मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती उसमें, फ्लक्चुएट करता रहता है दिन भर। ये कॉज्ड बाय मेडिकल कंडीशन, सब्सटेंस और टॉक्सिन। इसका रीजन क्या है? कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है आपकी, या सब्सटेंस लेने की वजह से हो सकता है ना। एग्जाम्पल की हम बात करें, एन एल्डरली पेशेंट इन आईसीयू सडनली बिकम्स कंफ्यूज, डिसोरिएंटेड एंड हेलुसिनेट्स। आप देखते हो फॉर एग्जाम्पल के लिए, कभी कभी क्या होता है, अपने साथ होता है ना, हम लोगों के साथ भी होता है। कभी हम मार्केट जाते हैं और मार्केट पहुंच गए, शॉप पर पहुंच गए, तो फिर हमको लगता है कि यार क्या लेने क्या आए, तो मम्मी ने बोला क्या था। कभी कभी होता है कि नहीं हमारे साथ? अरे होता है, मेरे साथ तो होता था बहुत। आप लोगों के साथ होता है कभी? बचपन में होता था सर। क्या बोल सर रहे हो मम्मा को सोनाली? फोन। सोनाली क्या बोल रहा हो? बचपन में होता था सर, अभी तो नहीं होता। नहीं, अभी की नहीं बोल रहा हूँ, अपने साथ होता है कि नहीं ना, मतलब बचपन में तो ऑब्वियस सी बात है, बचपन में ही होगा। लेकिन मैं क्यों पूछ रहा हूँ उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। बताओ संजय ने क्या बोला? हाँ सर, मम्मा को फोन करना पड़ता है। बिल्कुल, देखो बचपन की बात नहीं है, जब हम अटेंटिव नहीं होते, जब हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो ऐसा बहुत बार ही होता है कि हमारे दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं, हम कंफ्यूज होते हैं कि हम आए इधर क्यों थे। देखो ये कभी कभी हो रहा है ना, उसकी इंटेंसिटी कम है तो इट्स नॉर्मल। ये मेरे साथ भी होता है और आप लोगों के साथ भी होता होगा। लेकिन यूजुअली इन पेशेंट के साथ ऐसा ही होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैं कर क्या रहा था, मैं क्यों आया था इधर, है ना, ये कहाँ आ गया हूँ मैं। हेलुसिनेशंस उनको होने लगते हैं, कंफ्यूज होते हैं, डिसोरिएंटेड होते हैं। आप देख रहे हो अटेंशन गायब हो गया, अवेयरनेस गायब हो गई, फ्लक्चुएट कर रही है, डिस्टर्बेंसेस यहाँ को देखने को मिल रहा है। सडनली कंफ्यूज होते कि यार मार्केट में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं तो कुछ, मैं याद ही नहीं आता मैं क्या लेने आया हूँ। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डिलीरियम के पेशेंट की बात कर रहा हूँ। और मैंने अपनी क्यों बात करी? क्योंकि हमारे साथ भी होता है, लेकिन हम उसको डिलीरियम नहीं बोलेंगे। वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड या फिर अनअटेंटिवनेस की वजह से होता है। लेकिन यहाँ तो लोग अटेंटिव भी होता है और ओवरलोड भी नहीं होता इन्फॉर्मेशन का। तो मैं जो बोल रहा हूँ क्या सबको क्रिस्टल क्लियर है तो थम्स अप कीजिए। देन आप देखते हो मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, मेजर एनसीडी जिसको बोल रहे हैं। सो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन वन और मोर कॉग्निटिव डोमेन्स इंटरफेयरिंग विथ इंडिपेंडेंस इन डेली एक्टिविटीज। आप देख रहे हो कि मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में हम कौन क्या चीज़ें रखते हैं, जहाँ पर जो मेजर कॉग्निटिव डोमेन्स होते हैं, अलग अलग कॉग्निटिव डोमेन्स होते हैं कि नहीं। कॉग्निटिव डोमेन्स में आपके मेमोरी आ जाएगा, परसेप्शन आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आ जाएंगे, लैंग्वेज आ जाएगा, विजुअल स्पेशियल स्किल्स आ जाएंगे, सोशल कॉग्निशन आ जाएगा, अटेंशन आ जाएगा। इसके साथ आप जो भी कॉग्निशन में पढ़ते हो ना, वो सारे क्या हैं? डोमेन्स ही तो हैं। डोमेन्स ही तो हैं वो कॉग्निशन के, कॉग्निटिव डोमेन्स ही तो बोलेंगे उनको, यस और नो। Yes, sir. तो आपके जितने भी कॉग्निटिव डोमेन्स है, देखो आपको सबको पता है कि हमें एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हमारे सारे कॉग्निटिव कॉग्निटिव डोमेन्स काम करने चाहिए। हमारी मेमोरी भी काम करना चाहिए, हमारी लैंग्वेज भी काम करना चाहिए, हमारा सोशल कॉग्निशन भी काम करना चाहिए, हमारा परसेप्शन भी काम करना चाहिए, हमारा इंटेलिजेंस भी काम करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी काम करना चाहिए, हर चीज़ काम करना चाहिए। तभी हम एक डेली लाइफ जी पाएंगे, डेली एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ क्या होता है, ये जो कॉग्निटिव डोमेन्स है ना, ये एक या एक से ज़्यादा जो कॉग्निटिव डोमेन्स हैं, वहाँ पर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, मेमोरी फेड होना स्टार्ट हो जाती है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, लैंग्वेज ठीक से काम नहीं कर रही है, स्पेशल स्किल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब जो कॉग्निटिव डोमेन्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो धीरे धीरे उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है ना, जिसकी वजह से डेली एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, डेली एक्टिविटीज़ में इंटरफेरेंस आ रहा है। तो अभी तक की कहानी समझ में आई कि मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स को क्या बोलते हैं और इसमें होता क्या है, यस और नो। यस। अभी इसके फीचर देख लेते हैं कि क्या फीचर होते हैं मेजर एनसीडी के। फीचर्स में देखेंगे कंसर्न ऑफ द इंडिविजुअल, इन्फॉर्मेंट और क्लीनिशियन अबाउट डिक्लाइन। मतलब देख रहे हो कि इंडिविजुअल की बात है, इन्फॉर्मेंट्स की बात है, क्लिनिशियन
अबाउट डिक्लाइन, ऑब्जेक्टिव एविडेंस फॉर टेस्टिंग, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, नीड हेल्प विद फाइनेंस, कुकिंग एट्सेट्रा। मतलब उनको हर जीवन के हर क्षेत्र में, लाइफ के हर एरिया में उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा है ना, देखो ये कोई कहानी नहीं है। जब अपन टेस्ट कराते हैं ना, टेस्ट कौन से वाले, सीटी स्कैन, एफएमआरआई, पेट स्कैन, यहाँ पर ना ब्रेन में, क्योंकि न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर तो ब्रेन में किसी न तरीके किसी ना किसी टाइप की एबनॉर्मलिटी देखने को मिलने लगती है। तो टेस्टिंग से भी पता चलता है। और उनके जो लाइफ के मेजर एरियाज होते हैं, जैसे फाइनेंशियल हो गए या फिर खाना बनाना होगा। और ऑब्वियसली बात है, सोच के देखो कि मेमोरी कमज़ोर है, मेमोरी वीक हो रही है, तो कभी नमक ज़्यादा हो जाएगा, कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाएगी, कभी डालना ही भूल जाएंगे, है ना। अब सोच के देखो कि हम शॉप पर गए और पैसे दे आए और फिर भी दोबारा से पैसे दे दिए। मतलब एक बार पैसे दे दिए, फिर दोबारा से हमने पैसे दे दिए, क्योंकि हम पहली बार भूल गए थे कि हमने पैसे दे दिए। तो उनको डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स भी होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो समझ आ रहा है आपको मैं जो बोल रहा हूँ, यस और नो? यस। मतलब देख रहे हो, हमें भी प्रॉब्लम है, हमें मतलब जिस पेशेंट, उसको पेशेंट को भी प्रॉब्लम है और दूसरे को भी प्रॉब्लम। दूसरे कौन? उसके घर वाले, है कि नहीं? समझ आ रहा है आपको, यस और नो? यस सर। अभी स्पेसिफायर्स हैं। स्पेसिफायर्स का मतलब क्या हुआ? एक मिनट रुकना, मेरे कॉल आ रहा है, एक मिनट बस। हेलो, कौन सा? हाँ, क्या हो गया, डिलीट हो गए? अच्छा, नहीं मैं भेज दूंगा आपको। हाँ, ठीक, ठीक, ठीक है, नहीं मैं भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, ठीक ठीक, इसी महीने का भेजूँ ना? ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक है, हाँ, भेज दो। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि मेजर एनसीडी जो है उसके स्पेसिफायर्स है। स्पेसिफायर्स मतलब ये स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, तो कॉजेज भी स्पेसिफिक टाइप के होंगे। सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पर स्पेसिफायर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे भी आगे। अल्जाइमर डिसीज़, वेस्कुलर डिसीज, क्योंकि अलग अलग डिसऑर्डर्स में, अलग अलग डिसीजेस में आपको अलग अलग सिम्टम आते हैं, और इन सभी को एक साथ में हम क्या बोलते हैं? न्यूरो कॉग्निटिव डिजीजेस। जितने भी आप सामने देख रहे हो ना, जिसमें अल्जाइमर, वेस्कुलर, लेवी बॉडी, फ्रंटोटेम्पोरल, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, सब्सटेंस इंड्यूस, पार्किंसन, हंटिंगटन, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके न्यूरो कॉग्निटिव डिजीजेज हैं, है कि नहीं? तो इनके स्पेसिफायर्स में भी लेते हैं, क्योंकि कॉजेज देखते हैं तो हर किसी का, हर किसी न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स का कॉज अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक होता है। मैं जब बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं आपको, यस और नो? इन शॉर्ट, ये सारे जो डिसीजेज आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी न्यूरो कॉग्निटिव डिसीजेज हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं, यस और नो? तो इसमें आप देख लेना कौन कौन सी है। अल्जाइमर डिजीज, वेस्कुलर डिजीज, लेवी बॉडी डिजीज, फ्रंटोटेम्पोरल डिजेनरेशन, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, और सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड। उसके बाद पार्किंसन डिसीज, हटिंगटन, इसमें HIV, और प्रोटीन डिसीज, उस प्रोटीन बोल रहा हूँ, प्रायन डिसीज एट्सेट्रा। अभी इनको हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं। अभी मैंने जो बताया है वो क्या है आपका? मेजर एनसीडी। मेजर एनसीडी हम इसको बोलेंगे। अभी माइल्ड एनसीडी क्या है? ऑब्वियस सी बात है, नाम पता चल रहा है कि मेजर से कम है। तो मोडेस्ट मोडेस्ट डिक्लाइन इन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस विदाउट लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। विदाउट लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? कि डेली के काम तो कर पाते हैं, है ना, लेकिन डेली के काम कर पाते हैं लेकिन उतनी अच्छे से नहीं कर पाते, जबकि वहाँ तो इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रहा था इंडिपेंडेंट डेली एक्टिविटीज़ में। यहाँ पर उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, समझ रहे हो, क्योंकि माइल्ड है ये। समझ रहे हो ना? माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर आता है, यस और नो? मतलब यस जिसकी Yes. सर। सीवियरिटी कम होती है वैसे वाले एनसीडी की बात हो रही है। तो हम फीचर देख लेते हैं।
इंडिविजुअल में कॉम्पनसेट विद लिस्ट रिमाइंडर्स और मोर एफर्ट। आप देख रहे हो ये यहाँ पर क्या होता है, ये लोग हर चीज़ की लिस्ट बना के ले जाते हैं कि मुझे ये ख़रीदना है, मुझे इतना पैसों, हर पैसों का हिसाब रखेंगे, है ना। वो छोटी छोटी चीज़ें लिख के ले जाएंगे, लिस्ट वो करते हैं, रिमाइंडर्स लगाते हैं कि अलार्म लगाते हैं कि इतने बजे मुझे ये करना था, है ना। और ज़्यादा इनको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि वो डेली के काम कर तो पाते हैं लेकिन उनको एफर्ट लगाना पड़ते हैं, रिमाइंडर्स लगाना पड़ते हैं, लिख के चीज़ें रखना पड़ती हैं। और डज नॉट इंटरफेयर विद बेसिक डेली एक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि माइल्ड है ये, तो दिन जो डेली के काम है वो कर पाते हो लेकिन आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी तो होती है। जबकि वहाँ इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, कहाँ पर, मेजर एनसीडी में। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? यस। Yes, sir. फिर और क्या हो सकता है फीचर, मे रिप्रेजेंट अर्ली स्टेज ऑफ अल्जाइमर और अदर डिमेंशियाज। देखो जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होता है ना, वो सारे के सारे डिमेंशियाज ही तो हैं। डिमेंशिया समझते हो, डिमेंशिया का सीधा सा मतलब होता है मेंटल कन्फ्यूजन। मेंटल कन्फ्यूजन वाला डिसऑर्डर को हम डिमेंशिया बोलते हैं। तो जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स है ना, वो इन शॉर्ट वो डिमेंशियाज ही हैं। जहाँ पर मेंटल कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई ना, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर स्टार्ट हो गया आपको, और उसको हम ना डिमेंशियाज ही बोलते हैं, डिमेंशिया बोलते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है कि नहीं आपको, यस और नो? तो जब डिमेंशिया होने की स्टार्टिंग हो गई है, थोड़ा थोड़ा लेवल पर है, या अल्जाइमर होना स्टार्ट ही हुआ है, तो इनिशियल स्टेज पर वो अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोस कर लेना, तो वो चीज़ें ठीक हो सकती, ठीक तो नहीं होंगी लेकिन उसकी सीवियरिटी प्रोग्रेशन उतना ज़्यादा नहीं होगा, वो उतने जल्दी से मेजर एनसीडी में चेंज नहीं होगा, जल्दी से डायग्नोस हो जाए तो अर्ली स्टेज वाला जो अल्जाइमर होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है। और अर्ली स्टेजेस को जो डिमेंशिया होते हैं, या फिर आप समझ ही रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको माइल्ड एनसीडी बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, a 68 year old notices difficulty remembering names but still manages work and finances। है ना, बड़ी मुश्किल से नाम याद होते हैं लेकिन वो फाइनेंशियस अच्छे से संभाल लेते हैं, काम अच्छे से संभाल लेते हैं, है ना, लेकिन उनको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। तो उनको बोल सकते हैं माइल्ड एनसीडी। उन लोगों को बोल सकते हैं कि इनको माइल्ड एनसीडी है। क्या आपको क्लियर है मैंने जो अभी बोला, यस और नो? Yes, sir. यस सर। अभी हम टाइप्स देख लेते हैं न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के, या और इटियोलॉजीज देख लेते हैं। इटियोलॉजीज का मतलब क्या है कि क्या कारण होते हैं। तो कॉजेज की स्टडी को हम इटियोलॉजी बोलते हैं। तो क्या कॉजेज होते हैं स्पेसिफिक डिसीज को होने के लिए, तो वो भी हम देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आप सभी तैयार हो टाइप्स पढ़ने के लिए? यस। चलिए, यस सर। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे अल्जाइमर डिजीज़। हर किसी ने अल्जाइमर डिजीज़ का नाम सुना होगा। एक ग्रेजुअल ऑनसेट प्रोग्रेसिव डिक्लाइन। देखिए धीरे धीरे करके हम भूलना स्टार्ट करते हैं। पहले हम नाम भूलना स्टार्ट करेंगे, फिर एक दिन ऐसा होगा कि पूरी की पूरी पर्सनालिटी को भूल जाते हैं हम। तो ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, और ये जो भूलने की जो बीमारी है ना, ये भूलना है ना, वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। मतलब डिक्लाइन प्रोग्रेसिव होता है, मतलब हालत जो है, जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके बिगड़ती है, बिगड़ रही है धीरे धीरे करके। आप समझ रहे हो, डिक्लाइन का प्रोग्रेशन होने लगता है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है कहानी। सबसे पहले क्या होता है, अल्जाइमर में मेमोरी इंपेयरमेंट होना स्टार्ट होता है। क्या होता है मेमोरी इंपेयरमेंट? मेमोरी इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे करके आप भूलना स्टार्ट करते हो। पहले नाम भूल जाओगे, फिर एड्रेस भूल जाओगे, फिर धीरे धीरे करके सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो स्टार्टिंग होती है मेमोरी इंपेयरमेंट से, लेकिन यहीं तक रुकता नहीं है, यहीं तक सिचुएशन खराब नहीं होती। ये तो शुरुआत हुई है, समझ रहे हो? ये कहानी कहाँ तक जाती है, डिसओरिएंटेशन तक जाती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स तक जाती है, इम्पेयर जजमेंट तक जाती है, और पर्सनालिटी चेंजेस तक जाती है। अल्जाइमर डिसीज के पेशेंट की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है पूरी की पूरी। समझ रहे हो, कहानी कहाँ से चालू हुई थी, भूलने से, और कहानी खत्म कहाँ होती है, पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आपको, ये सुन लो। यस। Yes, sir. रीजन क्या है, न्यूरोपैथोलॉजी क्या है इसकी, एमोलॉइड प्लेक्स, न्यूरोफिब्रिलेटेड एंजल्स। ये देखो, ये दोनों ना टेक्निकल टर्म है, ये कॉजेज हैं।
अल्जाइमर डिसीज़ के। देखो मुझे उतने अच्छे से टेक्निकली तो समझ नहीं आते कि एमोलॉइड प्लेक्स कहाँ होते हैं, न्यूरोफाइब्रिलेटेड एंगल्स कहाँ होते हैं, लेकिन आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉजेज ऑफ अल्जाइमर डिसीज। तो आपको फटाफट से दोनों आप नाम याद होना चाहिए, कौन कौन से, एमोलॉइड प्लेक्स एंड न्यूरोफाइब्रिलेटेड एंगल्स, ये कॉजेज है जिसकी वजह से अल्जाइमर डिसीज हो रहा है। क्या क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ? सर हाँ। हिप्पोकैम्पस क्यों नहीं? क्या? जनरली आपकी याददाश्त के लिए हिप्पोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसको अफेक्ट होगा तो वो भी तो आपकी याददाश्त जाएगी ना। देखो वो सही बात है, लेकिन देखो हिप्पोकैम्पस मान लो, हिप्पोकैम्पस भी ठीक है आपका, लेकिन हम्म। एमोलॉइड प्लेक्स और फाइब्रिलेट एंगल्स ये दोनों कॉजेज ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, तो हिप्पोकैम्पस भी बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी ठीक होगा तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके। ये रीजन भी आप इधर पर लिख सकते हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट दो हैं। हिप्पोकैम्पस उतना ज़्यादा ऑब्वियस ही बात है वो भी होगा, लेकिन उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये न्यूरोपैथोलॉजी के दो कॉजेज हैं, एमोलॉइड प्लेक्स और न्यूरोफाइब्रिलेटेड एंगल्स। नाम याद कर लेना, एग्ज़ाम में आता है, आप इतना याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है सबको मैंने जो अभी तक बोला? सर इसका एक एग्जांपल दूं? Yes. क्या बोल रहे हो सोनाली? सर इसका एक एग्जांपल सैयारा मूवी है। बिल्कुल सही बात है, अब वही मुझे याद आ रही थी, लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं सर सही आ रहा, तो पुरानी हो गई अब हैं। सर पुरानी कहाँ, अभी तो आई 2025 में। नहीं, अब इतनी लोग इतनी बार गाने सुन लिए, लोगों ने इतनी बार सुन लिया, तो अब वो पुरानी हो गई, अब नई वाली आई सही है। चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मैं, समझ गए आप सब लोग? यस। Yes, sir. चलो तो फिर अभी बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगा होगा, सही आ रहा है ना? किस किस के, संजय बजने लगा कि नहीं? संजय है क्या? नहीं है संजय? चलो संजय चला गया है मुझे लग रहा है, शायद देखना पड़ेगा। हाँ संजय चला गया, नहीं तो मैं संजय से पूछता था। चलो कोई बात नहीं। वी, हम जो नेक्स्ट है हमारा डिसीज वो है वेस्कुलर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। वेस्कुलर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स तो कॉज्ड बाय स्ट्रोक्स, सेरेब्रो वेस्कुलर डिसीज, है ना? तो स्ट्रोक्स की वजह से होता है ये, स्टेप वाइज डिक्लाइन, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस। बस इतना याद रख लो, ये वाला न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर भी वेस्कुलर न्यूरो होता है, क्या स्ट्रोक्स की वजह से होता है, सेरेब्रो वेस्कुलर डिसीज की वजह से होता है। नेक्स्ट है लेवी बॉडी डिमेंशिया, फ्लक्चुएटिंग कॉग्निशन, विजुअल हेलुसिनेशंस, है ना? और पार्किंसोनिज्म, ये लेवी बॉडी डिमेंशिया है। फिर क्या है फ्रंटो टेम्पोरल एनसीडी, इसमें क्या है अर्ली बिहेवियरल और लैंग्वेज डिस्टर्बेंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लैंग्वेज डिस्टर्बेंस होते हैं, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं, पर्सनालिटी चेंज होती है, डिसइनिबिशन होता है, लॉस ऑफ एम्पैथी, ये सारी चीज़ें फ्रंटो टेम्पोरल एनसीडी में। एनसीडी ड्यू टू पार्किंसन डिसीज, एनसीडी पार्किंसन डिसीज़ की वजह से भी हो सकती है। और आपको पता है कि जो पार्किंसन डिसीज़ में मोटर सिम्टम्स सबसे ज़्यादा आते हैं, मोटर सिम्टम्स पहले आते हैं, मतलब लोगों के हाथ पैर हिलने लगते हैं, है ना? उनकी गर्दन हिलने लगती है। आप देखा है पार्किंसन के पेशेंट को देखा होगा आपने, उनके जो फेस का है वो मूवमेंट अलग तरीके से होने लगता है ना? आप देखा होगा, मुझे लगता है आपने पार्किंसन पढ़ा होगा, देखा होगा, यस और नो? तो मोटर यस। सिम्टम्स जो हैं, मोटर कंट्रोल धीरे धीरे करके मोटर कंट्रोल चला जाता है। और उसके साथ इतना ही नहीं होता, सिर्फ मोटर सिम्टम्स ही गड़बड़ नहीं होता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन भी होना स्टार्ट हो जाता है ना? उसके बाद इसीलिए बोल रहे हैं कि ये भी हम न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में हम पार्किंसन डिसीज़ की वजह से भी एनसीडी होता है। एनसीडी हटिंगटन डिसीज़ की वजह से भी होता है ना? हटिंगटन जिसको एसटीटी बोलते हैं, हटिंगटन डिसीज एसटीटी, है ना? इनहेरेंट डिसऑर्डर कॉग्निटिव डिक्लाइन प्लस मूवमेंट एबनॉर्मेलिटीज, हटिंगटन डिसीज की वजह से भी एनसीडी होता है। सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस एनसीडी, तो एनसीडी न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर सब्सटेंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे लॉन्ग टर्म एल्कोहल, ड्रग्स और मेडिकेशन टॉक्सिसिटी। लंबे समय तक जब कोई एल्कोहल लेता है या ड्रग्स लेता है या किसी तरीके की मेडिसिन लेता है, मेडिकेशन पर जाता है, उसकी वजह से भी न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स
हो सकते हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, टीबीआई, तो कॉग्निटिव डिक्लाइन आफ्टर हेड इंजरी, तो हेड इंजरी के बाद भी ऑब्वियस सी बात है कि न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक की कहानी समझ आ रहा Yes. है? अभी है ट्रीटमेंट अप्रोचेस, और ट्रीटमेंट कैसे करें? डिलीरियम के लिए क्या है? ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज, है ना, जो भी अंडरलाइंग कॉजेज हैं वो ट्रीट कर सकते हैं हम। इन्फेक्शन, विड्रॉल, मेडिकेशन, इन सभी का ट्रीटमेंट, मतलब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, जैसे सिम्टम होंगे, जैसे कॉजेज होंगे वैसा। मेजर माइल्ड एनसीडी की बात करें तो नो क्योर फॉर अल्जाइमर्स बट मेड्स में स्लो रिग्रेशन प्रोग्रेशन, है ना। डोनेपेजिल और जो भी दवाइयों के नाम लिखे हैं पढ़ लेना। आप समझ रहे हो, अल्जाइमर को आप ठीक तो नहीं कर सकते हो, लेकिन उसका जो प्रोग्रेशन है वो उसको स्लो डाउन कर सकते हो आप मेडिकेशन से। बिहेवियरल मैनेजमेंट, केयर गिवर सपोर्ट, कॉग्निटिव ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर्ड रूटीन, ये कुछ उनके ट्रीटमेंट अप्रोचेस में हम लोग देखते हैं। सही बात है कि नहीं? यस और नो? समझ आ रहा है आपको? यस। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। अभी हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। इसको भी गो थ्रू कर लें, क्या बोलते हो? Yes, sir. चलिए चलो, इसको भी हम जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है इसमें टोटल हम 10 टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। कितने हैं? 10 टाइप के। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से। इसमें क्लस्टर 3 है ना, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। और आपके क्लस्टर ए में 3 है, क्लस्टर बी में 4 हैं, और अब क्लस्टर सी में भी 3 है। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। देखिए, क्लस्टर ए में कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ते हैं हम? पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसके बाद स्कीजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसके बाद स्कीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसके बाद क्लस्टर बी है, क्लस्टर बी में हम 4 पढ़ते हैं ना। कौन कौन से? एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्टीरोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, है ना। कितने? 3 ही हुए हैं क्या? 4 हो गए ना? हाँ, 4 ये हो गए। फिर ये कितने? अब ये क्लस्टर सी में कितने? 3 है। अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो टोटल हमको यहाँ पर, और एक और है जनरल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। लेकिन ये किसी भी क्लस्टर में नहीं आएगा, ये अकेला है, इसलिए इसको जनरल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोल रहा है। तो वन बाय वन करके इसको देखें, क्या बोलते हो? Yes, sir. चलिए, तो सबसे पहले जो क्लस्टर ए है उसका नाम क्या है वो आपको याद रखना है। ऑड एक्सेंट्रिक डिसऑर्डर्स। ऑड एक्सेंट्रिक डिसऑर्डर्स, इसका मतलब क्या है? यहाँ इन ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं, देखो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सीधा सा मतलब है, इस डिसऑर्डर में पेशेंट का जो बिहेवियर है, पेशेंट के जो फीलिंग्स हैं, पेशेंट का जो बिहेवियर है, कॉग्निशन है ना, मतलब जो एबीसी होती है, एबीसी मतलब अफेक्ट, बिहेवियर, कॉग्निशन, इनमें क्या आ जाती है? रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी मतलब वो वैसा ही काम करते हैं, मतलब उनको, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उनको चेंज करने की कोशिश करें तो वो चेंज नहीं होते। तो रिजिडिटी आ जाती है पर्सनालिटी के अंदर। तब तब हम उसको बोलते हैं कि किसी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ है, मतलब रिजिडिटी ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है। क्या आपको समझ में आया पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है क्या है? समझ आ रहा है आपको? एक ही तरीके के इमोशन, एक ही तरीके का बिहेवियर, एक ही तरीके के क्या बोलते हैं इमोशंस और कॉग्निशन, बाकी सारी चीज़ें, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडिटी आ गई है। उस रिजिडिटी की वजह से ही इनको इसको हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते क्या हैं इसका मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हम वन बाय वन करके देखेंगे कि इन बाकी सारे डिसऑर्डर्स में हम पढ़ते क्या हैं। चलिए, तो क्लस्टर ए का नाम आपने रखा है, आपने देखा है ऑड एक्सेंट्रिक डिसऑर्डर। नाम से पता चल रहा है ऑड मतलब ऐसा बिहेवियर जो कि नॉर्मल नहीं है, ऑड है, एक्सेंट्रिक है। एक्सेंट्रिक समझते हो? ऊट पटांग है। ऊट पटांग जानते हो? हिंदी में ऊट पटांग बोलते हैं। ऊट पटांग मतलब कुछ भी, कभी भी कुछ भी करना। इज इट क्लियर?
मतलब जो नॉर्मल नहीं है, जो बिजार है, जो बिजारे है कि नहीं? समझ आ रहा है आपको? यस और नो? Yes. तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, देखिए, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में सबसे स्पेसिफिक जो फीचर होता है, सबसे स्पेसिफिक जो सिम्टम होता है, वो क्या है? वो डिल्यूजन है। क्या है? सभी लोग बोलेंगे कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है वो कौन सा है? बताओ। Delusion. डिल्यूजन। ठीक है। आपको याद होगा, हो सकता है आपने पढ़ा हो कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ही हम डिल्यूजनल डिसऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि इधर डिल्यूजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। डिल्यूजन होना सबसे इम्पॉर्टेंट है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए। मैंने जो बोला समझ आया है कि नहीं आपको? यस और नो? Yes. अभी इसके जल्दी से फीचर देख लेते हैं कि हम किसको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलेंगे। तो डिस्ट्रस्ट, सस्पिशियसनेस ऑफ अदर्स, जब हमको किसी पर भरोसा नहीं होता, हमेशा हम डाउट करते हैं लोगों पर, तो वो एक सिम्टम है। दूसरा, बिलीफ दैट अदर्स आर एक्सप्लॉइटिंग, डिसीविंग और हार्मिंग देम, ऐसा हमको लगातार लगते रहता है कि लोग हमारा फ़ायदा उठाएंगे, हमें धोखा देंगे, हमें चीट करेंगे, हमें एक्सप्लॉइट करेंगे। तीसरा, रिलेक्टेंट टू कॉन्फिडेंस इन अदर्स, है ना? रिलेक्टेंट टू कन्फाइड, सॉरी कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ, रिलेक्टेंट टू कन्फाइड इन अदर्स, ऑब्वियस सी बात है, भरोसा नहीं होता है और आप बिल्कुल वो सारी चीज़ें। रीड्स हिडन मीनिंग्स इन बिनाइन मार्क्स रिमार्क्स, है ना? कुछ भी लोगों ने बोला है, कुछ भी हुआ है ना? मतलब कुछ भी रिमार्क्स हैं, आप उसका हिडन मीनिंग निकाल लेते हो, जबकि उसका कोई हिडन मीनिंग होता ही नहीं है। जैसे किसी ने स्माइल करी है, तो स्माइल को आप ना पॉजिटिवली नहीं लेते हो, नेगेटिवली लेते हो उसको, कि आप ये मैं बताऊँ सरकास्टिक वाली स्माइल है ये, उसको ऐसा लगता है। ऑब्वियस सी बात है, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जितने टाइप के आपने डिल्यूजन पढ़े हैं, वो किसी किसी भी टाइप का डिल्यूजन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो हम वैसी सारी पर्सनालिटी को पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही को बोलेंगे। तो होल्ड ग्रजेस, है ना, ये बदला लेने की भावना रखते हैं, है ना? परसीव्स अटैक्स और कैरेक्टर, मतलब समझ रहे हो? इन शॉर्ट आप समझ ही गए होगे जो अभी तक मैंने बताया है। तो अ मैन रिफ्यूजेस टू शेयर वर्क आइडियाज बिकॉज ही इज कन्विंस्ड कोवर्कर विल स्टील देम, है ना? कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं बताते हैं दूसरों को, इसलिए नहीं बताते हैं, उसको ऐसा लगता है, क्योंकि डाउट तो होता ही है हर लोगों पर, सब लोगों पर डाउट होता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे 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 जो थॉट्स हैं, मेरे जो आइडियाज़ हैं, वो कोई चुरा ना ले और पब्लिश ना कर दें, है ना? देखो, ये डर सबको होता है, लेकिन ये डर इतना नहीं होना चाहिए कि आप हर किसी पर डाउट करो, आप घर के लोगों पर डाउट करो, लेकिन ऐसा है तो वो क्या है? पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। समझ गए आप लोग? यस और नो? सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, डिल्यूजन होता है इधर। ठीक है। दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है स्कीज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। स्कीज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, कैसे समझेंगे इसको? इसके फीचर पढ़ लेते हैं, हमको समझ में आ जाएगा। डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप्स, आप देखते हो ये किसी से दोस्ती नहीं करते हैं, ये किसी के दोस्त नहीं होते हैं, इनको कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है, डिटैच्ड रहते हैं, ये सोशल सेटिंग से या सोशल रिलेशनशिप से डिटैच्ड रहते हैं, अकेले रहना इनको अच्छा लगता है। रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस, है ना? ये ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रेंज होती है इमोशनल एक्सप्रेशन की। प्रेफर सॉलिटरी एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट टू प्रेज और क्रिटिसिज्म, इनको है ना तारीफ़ कर लो, बुराई कर लो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इनको अकेला काम करना अच्छा लगता है। लैक्स क्लोज फ्रेंड्स, शो लिटिल इंटरेस्ट इन सेक्स, ठीक है? तो आप ये देख रहे हो कि इनकी कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें, अ विमेन लिव्स अलोन, अवॉइड सोशल गैदरिंग्स एंड शो नो इमोशनल वार्मथ, है ना? बिल्कुल ये डिटैच रहते हैं, कोल्ड हार्टेड रहते हैं, कोल्ड, समझ रहे हो आप? बिल्कुल इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, अकेले रहते हैं, डिटैच रहते हैं सोशल रिलेशनशिप से और बाकी सारी चीज़ों से। तो इज इट क्लियर स्कीज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है? सर हाँ,
इसका रीज़न ये हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है क्या कि ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइडर रहे हों और उनको नहीं मिली इसलिए वो ऐसे हो गए। हाँ देखो, रीजन अलग अलग हो सकता है। ये एक आप जो रीजन बता रहे हो ना, वो भी हो सकता ओके। है ना। मतलब ये अपन को याद रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डिटैचमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट डिटैचमेंट है। देखो जब डिटैच्ड होते हैं ना, नॉर्मली जब हमको डिटैच्ड होते हैं तो हमको तारीफ से और क्रिटिसाइज करने से, मतलब क्रिटिसिज्म से और तारीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉर्मली भी होता है। लेकिन ये जब कोई रिजिडिटी ज़्यादा हो जाए ना, तो रिजिडिटी का ही नाम तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? यस और नो? पर सर डिटैच इंसान तभी होता है जब बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका होता है। नहीं, बहुत सही बात है। देखो ये आप बोल रहे हो वो नॉर्मल लोगों की कहानी बता रहे हो, अपन बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। देखो समझ रहे हो, देखो आप नॉर्मल हम को सभी लेकर लोग तो नॉर्मल हैं, ओके। लेकिन ये एक लेवल बढ़ जाए ना, एक लेवल बढ़ जाए ना तो परेशानी, तभी वो फिर वो एबनॉर्मेलिटी है, तभी वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना। ओके सर। अभी नेक्स्ट आप सर देख। क्लास कब तक चलेगी? क्यों, नींद आ गई? हाँ सर। बस हमारी क्लास थोड़ी सी और है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ये इसको कंटिन्यू ना करूँ। ठीक है, मतलब मैं ये इसको डीएसएम को करा दूँ कंप्लीट। ठीक है, थोड़ी सी क्लास और है, 15-20 मिनट की मान के चलो। यस। ठीक। बताओ अभी क्या नाम है, अनुष्का को इतनी जल्दी नहीं आ रही? पहले तो 2-3 बजे तक नींद नहीं आती थी अनुष्का। आए? सर आज मैं 6 बजे उठ गई थी अच्छा ऐसी सुबह। बात है। चलो, हाँ सर। जल्दी से करता हूँ फिर मैं, है ना। अनुष्का को सोना है, जल्दी से पढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है अनुष्का। यस सर। हाँ ओके। तो नेक्स्ट हम डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये क्या होता है? सोशल एंड इंटरपर्सनल डेफिसिट्स विद डिस्कम्फर्ट इन रिलेशनशिप। आप देख रहे हो जो जो सोशल और इंटरपर्सनल डेफिसिट्स होता है, और जब वो किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, किसी भी कोई भी बात करते हैं और या फिर दोस्त बनाते हैं, तो उनको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। उधर तो बनाते ही नहीं है, डिटेच्ड होता है। यहाँ पर बना भी लेते हैं तो डिस्कम्फर्ट उनको होता है। बहुत कम दोस्त होता है, और जो भी होता है उनके साथ भी अच्छा नहीं लगता। और क्या है, कॉग्निटिव और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस होते हैं। आइडियाज ऑफ रेफरेंस, ऑड बिलीव्स, मैजिकल थिंकिंग, ये होता है। एक्सेंट्रिक बिहेवियर होता है। एक्सेंट्रिक मतलब ऊट पटांग व्यवहार होता है इनका। समझ रहे हो, मतलब कैसे भी कपड़े पहनते हैं, कैसे भी खाते हैं, कैसे भी चलते हैं, कैसे भी बात करते हैं, और स्पीच होती है। अनयूजुअल अपीयरेंस होता है, मतलब कुछ भी पहन लेंगे। समझ रहे हो। सस्पिशियसनेस होती है, सोशल एंजाइटी भी होती है। तो ऐसे सारे फीचर्स जिसके अंदर होते हैं, हम उसको स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल की यहाँ पर जो एग्जांपल है वही हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। A man believes he can sense others' thoughts, dress oddly and avoid social contact. एक आदमी है जिसको ऐसा लगता है कि वो दूसरों के विचारों को पढ़ सकता है, और ऊट पटांग कपड़े पहनता है, और सोशल कांटेक्ट को अवॉइड करता है। तो आप देख रहे हो कि ये सारे सिम्टम्स जिसके अंदर हैं, हम उसको स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोल रहे हैं। देखो ये अलग है, स्कीज़ोटाइपल मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, और स्कीज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो हमने अभी पढ़ा है वो अलग है। डिफरेंस करना सीख पा रहे हो आप? यस और नो? Yes, sir. अभी जो नेक्स्ट क्लस्टर है वो है आपका क्लस्टर बी। इसका नाम क्या है? ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक डिसऑर्डर्स। वहाँ पर एक्सेंट्रिक है, जहाँ इरेटिक है। तो डिफरेंस आप क्रिएट करना सीखना है ना। अभी इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। देखो ये पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, जल्दी से हम पढ़ा देख लेते हैं, इसके फीचर्स देख लेते हैं। और आपको मैंने कल बताया था कि बच्चों में सीडी होता है कंडक्ट डिसऑर्डर, और कंडक्ट डिसऑर्डर ही आगे चल के क्या बन जाता है? एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। याद आ रहा है आपको मैंने जो बताया था कल? Yes. Yes. तो इसके फीचर्स देखेंगे तो डिसरिगार्ड फॉर एंड वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ अदर्स, रिपीटेड अनलॉफुल एक्ट्स, डिसीटफुलनेस, इम्पल्सिविटी, मतलब इम्पल्सिव होता है, डिसीटफुल धोखेबाज होता है, और लॉ को फॉलो नहीं करते, बार बार लॉ ब्रेक करते हैं। अग्रेसिवनेस, रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी, है ना। और लैक ऑफ रिमोर्स, इनको पछतावा नहीं होता है किसी भी बात का। मस्ट बी
18 ईयर ओल्ड, है ना, मतलब अबव 18 ईयर ओल्ड, क्योंकि इसके नीचे तो कंडक्ट डिसऑर्डर बोलेंगे, 18 साल से ऊपर हैं विद कंडक्ट डिसऑर्डर बिफोर एज 15। मतलब ऑब्वियसली बात है, जितनी देर से मैं बोल रहा हूँ कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा वैसे सिम्टम्स होते हैं या उन लोगों को होता है ज़्यादा जिनको कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। आपने देख भी लिया सामने, यस और नो? Yes. एग्जाम्पल की बात करें, या कौन आर्टिस्ट मैनिपुलेट्स एंड एक्सप्लॉइट्स अदर्स शोइंग नो गिल्ट, है ना, ऑब्वियसली बात है, समझ में आ गया होगा आपके। देन है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको बीपीडी बोलता है। क्या बोलता है? बीपीडी, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये क्या है? इनस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, सेल्फ इमेज एंड इमोशंस। देखिए, ये ऐसे पेशेंट होते हैं, ये ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसे इसमें क्या होता है, ये लोग ना बहुत जल्दी से किसी भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और बहुत जल्दी से रिलेशनशिप में चले भी जाते हैं, स्विच करते रहते हैं, पार्टनर्स को स्विच करते रहते हैं, कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ एस्टीम बहुत कम होती है इनकी, समझ रहे हैं? तो सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, इमोशन अनस्टेबल होता है, रिलेशनशिप भी अनस्टेबल होती है, और इनको छोड़ने का डर होता है। देखो, जब हमको हमको मतलब नॉर्मली, मतलब इनकी लोगों की बात कर रहा हूँ, बीपीडी की, हमारी बात नहीं हो रही। जब लोगों को छोड़ने का डर होता है ना, इसकी वजह से वैसा हो रहा है, समझ रहे हो? डर की वजह से, अबंडनमेंट की वजह से, कि ये छोड़ देंगे हमें, तो उससे बढ़िया क्या है हम ही इसको छोड़ दें। समझ रहे हो मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ? इन पेशेंट की सेंस में मतलब बीपीडी के सेंस में बात कर रहा हूँ, समझ आ रहा है, यस और नो? Yes. तो फियर ऑफ अबंडनमेंट होता है, आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस होती है। आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस मतलब सेल्फ आइडेंटिटी इनकी बनी नहीं होती है, मतलब मिच्योर नहीं होती है सेल्फ आइडेंटिटी इनकी, तो आइडेंटिटी डिस्टर्बेंसेस होता है। इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिव होता है काफ़ी, है ना, काफ़ी खर्च करते हैं, स्पेंडिंग, सेक्स एंड ड्रग्स, ये सारी चीज़ें उनमें देखी जाती है। रिकरेंट सुसाइडल बिहेवियर और सेल्फ हार्म, ये लोग ना ज़्यादा सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, और आप देखे होंगे बहुत सारे लोग के हाथ पे ना कट लगे रहते हैं, पता नहीं पूरी बॉडी पर कट्स होते हैं इनके, वो सेल्फ हार्म बहुत करते हैं, सुसाइडल बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है। क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्पटीनेस, इंटेंस एंगर, इनको बहुत गुस्सा आता है और अंदर से खालीपन महसूस होता है, जो कि उसका क्रॉनिक लेवल का होता है ना। एग्जाम्पल की बात करें, मैन अब विमेन alternates between idealizing and devaluing her partner's curts herself during conflicts। आप देख रहे हो, ये अच्छा एग्जाम्पल है। इनकी खुद की ही आइडियोलॉजी नहीं होती, खुद का सेल्फ एस्टीम नहीं होता, सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता, और कहीं भी स्टेबल नहीं होते, इनस्टेबिलिटी होती है हर जगह। इनको हम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलेंगे, मतलब ऐसे डिसऑर्डर को हम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलेंगे। समझ में आ गया आपको, यस और नो? Yes, sir. देन नेक्स्ट डिसऑर्डर है स्टीरियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। स्टीरियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा डिसऑर्डर जहाँ पर लोगों को ना अटेंशन में रहना पसंद है ना, जो स्पॉटलाइट में रहना पसंद करते हैं, है ना, जो चाहते हैं कि सबका ध्यान उन्हीं की तरफ हो। तो स्टीरियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के फीचर देख लेते हैं। तो एक्सेसिव इमोशनैलिटी एंड अटेंशन सीकिंग, बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। अनकंफर्टेबल व्हेन नॉट सेंटर ऑफ अटेंशन, जब उन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं होते, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि लोग मुझे क्यों नहीं देख रहे हैं, मेरे बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इनअप्रोप्रिएट सिलेक्टिव बिहेवियर, समझ रहे हो? देखो, ये अपने तरफ अटेंशन लाने के लिए, है ना, कुछ भी कर सकता है। आपने देखा होगा, है ना, आप भी चीज़ों को देखते होगे, ऑब्जर्व करते होगे, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को मतलब अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो कुछ भी करते हैं। कुछ भी का मतलब क्या होता है? कुछ भी मतलब कितना भी ज़्यादा इमोरल हो, कितना भी ज़्यादा इनएथिकल हो। आप देखते हो सोशल मीडिया पर लोग है ना, फेमस होने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ किस सेंस में बात कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है, यस और नो? यस सर, देखा है। यस सर। तो ये मतलब आप देख रहे हो, आपने देखने को मिलता होगा स्टीरियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस लेवल का है। अब देखो, मैं जो बोल नहीं रहा हूँ वो भी आप समझ पा रहे होगे, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं, यस और नो? अच्छे से। बिल्कुल ठीक है, तो आप समझ गए होगे स्टीरियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो। चलो, अभी क्या है, शैलो रैपिडली शिफ्टिंग इमोशन, और अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, अंदर से बिल्कुल खालीपन होता है इनके अंदर, है ना, और इमोशन शिफ्ट होते रहते हैं। सर फिर एक क्वेश्चन, हाँ बोलो।
मतलब ऐसा बोल सकते कि इनको सोशल अप्रूवल चाहिए होता है, इसलिए अटेंशन सीकिंग बिहेवियर मतलब। देखो सोशल अप्रूवल तो कब मिलेगा हमको? सोशल अप्रूवल तब मिलेगा ना जब हम अच्छा काम करें। ये बुरा सा बुरा काम भी करते हैं और अच्छा सा अच्छा काम भी करते हैं, बस उनको अटेंशन चाहिए। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है इसलिए रैंक 1 नहीं आ रही है और नाम नहीं आ रहा है अखबार में, तो इससे बढ़िया है क्या किसी का मर्डर कर दो, अखबार में नाम आ जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ रहे हैं? ये वैसा है। वैसे तो नाम आने से ही मतलब होता है। बिल्कुल सही बात है। खैर, मार्केट में और सोशल मीडिया में ऐसे लोग बहुत बहुत ज़्यादा आपने देखे होंगे जो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? सर बिकॉज इसका एक मतलब वैसे पता नहीं कितना सही है, लेकिन कास्टिज्म पे बहुत ज्यादा बनाते हैं लोग, बहुत अति वाले बनाते हैं, और इसका कोई रिलेवेंस भी नहीं है देखा जाए तो। मतलब अब रिलेवेंस नहीं है, अब प्रोवोकिंग स्टेज हो रही है फोकट में। ये भी सही बात है। मतलब ये मतलब बहुत अजीब है ये आपने देखा होगा। चलो एग्जाम्पल की बात करें। अ मैन कॉन्स्टेंटली फ्लर्ट्स, exaggerate emotions and dresses provocatively to gain attention। मैं बोल रहा हूँ ना, आजकल लोग बताऊँ अपना अटेंशन लेने के अपने मतलब अटेंशन ग्रैब करने के लिए लोग कुछ कुछ कैसे भी कपड़े पहनते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, कैसे भी ड्रेसअप करेंगे, अपीरियंस कैसा भी होगा, बिहेवियर कैसा भी होगा, कुछ भी फालतू होगा, क्योंकि बस इतना चाहते हैं कि लोग हम पर ध्यान दें। आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? स्टीयरिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए मैं जो बोल रहा हूँ वो, यस। यस और नो? बट आपको क्या होना चाहिए? सिंपैथी होना चाहिए उनके साथ। क्यों होना चाहिए सिंपैथी, बताओ सब लोग। बेचारे बीमार है वो। बीमार है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। चलो, जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नाम से ही पता चल रहा है मैं ही भगवान हूँ, ये दुनिया मेरे आसपास घूम रही है, मैं ही हर चीज़ को कंट्रोल करता हूँ, ये जो सूरज दादा है और जो चंदा मामा है वो मेरे कहने से ही निकलता है। आप समझ रहे हो? ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। क्लियर है ना? इनको ऐसा लगता है कि नहीं बस सारी चीज़ें मैं ही कंट्रोल करूँगा, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, है ना? तो ग्रैंडियोसिटी यहाँ देखने को मिलती है, उनको लगता है कि मैं ही भगवान के समान हूँ। नीड फॉर एडमाइरेशन, उनको लगता है कि पूरी दुनिया मेरा ही नाम ले। लैक ऑफ एम्पैथी, कि बस मेरे ही बारे में सुने, मैं किसी के ना सुनूँ। और दूसरों को लगता है कि ये तो साले के ये तो जो सारे लोग हैं वो तो बहुत नाली के कीड़े हैं, उनको ऐसा लगता है। समझ रहे हो? ये पूरी कहानी किसकी है? हिटलर की है। हिटलर एक अच्छा एग्जाम्पल है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, है क्या नहीं? यस और नो? सर हाँ। ये लोग क्लास यस। में मुझे नार्सिसिस्टिक बोलते थे, बताओ मुझ में दिखता है क्या ऐसा? नहीं, नहीं दिखता। सोनाली, नहीं सोनाली कोई जिक्र करे तो भी जिक्र कर ही देना है आपको, तो क्या कर सकते हैं फिर। अरे देखो यही बोलती थी सबसे ज्यादा। अरे ये तो सर मजाक ये भी करते एक हैं। ट्रेड है। हाँ, ये तो माइल्ड माइल्ड हो सकता है, ठीक है। सर देख लो समझ जाते सोनाली। हैं, पार्टी बदल ली आपने। अरे मजाक कर रहे हैं हम तो यार, है ना? ये बस मजाक करते, देखो क्लास हेल्दी रहे। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, देखो तुम मजाक नहीं करती थी तो बाकी भी लोग मजाक ना करेंगे, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं आशी? सही बात है सर। हाँ, तो आप भी मजाक करते गए ना। अब ठीक है, अब तो समय निकल गया है। आप तो मैसेज में है ना इन लोगों को मजाक करा करो, मैसेज पर्सन से। ठीक है सोनाली? सर अभी नहीं छेड़ा सोनाली को तो फिर उनसे रहा ही नहीं गया, उन्होंने खुद स- ने बोल दिया। सही बात। मैं इतनी फेवरेट हूँ। चलिए देख हम लिया जल्दी सर, से। यही निशानी है सर। अनुष्का है कि नहीं? अनुष्का सो तो नहीं गई? सर सर मैं सबके लिए सोने का इंतजार कर रही हूँ। सर मैं एक्चुअली बीच में मेरी नींद लग गई थी तो मैं एकदम से खुली, इसलिए फिर मैंने पूछा आपसे। चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ, है ना? तो ये एग्जैजरेट अचीवमेंट, ये थोड़ा सा कुछ अचीव कर लेते हैं तो इतना ज़्यादा बोलते हैं कि मैंने तो ये करा है, मैंने तो ये करा है, मैंने तो ये करा है। ठीक है, तो एग्जैजरेट करते हैं अचीवमेंट्स को, सर एक्सपेक्ट टू बी रिकॉग्नाइज एज सुपीरियर। हेलो, क्या बोल रहे हो? कौन है? सर मैं बोल रही हूँ शुभी सर, हाँ, क्लास थोड़ी जल्दी खत्म कर दीजिए ना, मुझे खाना भी खाना है। ठीक है, बस जल्दी से कर रहा हूँ मैं ना, फटाफट से करता हूँ।
तो सेंस ऑफ एंटेलमेंट एक्सप्लॉइट्स अदर्स फॉर पर्सनल गेन, एनवियस ऑफ अदर्स और बिलीव्स अदर्स आर एनवियस। इसको लगता है कि सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं, है ना। एग्जाम्पल की बात करा, CEO डिमांड्स स्पेशल ट्रीटमेंट, बी लिटिल स्टाफ एंड इग्नोर्स अदर्स फीलिंग्स। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। उसके बाद क्लस्टर C है जिसमें अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हम क्या पढ़ते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या होता है, सोशल इनहिबिशन होता है, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म होता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करते हैं, इनसे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता, इनसे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए क्या करते हैं, इसलिए ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अवॉइड करते हैं, है ना। समझ रहे हो, नाम से ही पता चल रहा है। सोशल इनहिबिशन होता है, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, हाइपर सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म। कोई थोड़ा सा भी बोल देता है तो बड़ा बुरा लग जाता है ना, बुराई ना लगे इसके लिए वो सोशल सेटिंग्स में जाते ही नहीं है। तो अवॉइड जॉब्स और सोशल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग कॉन्टैक्ट। ये किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो हारने के चांसेस होते हैं और वो हारना चाहते नहीं हैं। इससे बढ़िया क्या है, पार्टिसिपेट ही मत करो। व्यू सेल्फ एज सोशली इम्पैक्ट और अनपीलिंग, रिलेक्टेंट टू टेक रिस्क और ट्राई न्यू थिंग, है ना। इनको नई नई चीज़ें करने में अच्छा नहीं लगता है, रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता है ना। क्यों? क्योंकि वो अवॉइड करना चाहते हैं। क्या अवॉइड करना चाहते हैं? रिजेक्शन को, फेलियर को, है ना। अ यंग मैन अवॉइड प्रमोशन बिकॉज ही फियर्स रिजेक्शन फ्रॉम कलीग्स। आप देख रहे हो, समझ आ रहा है आपको अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है? यस। नेक्स्ट डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। देखो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तो नहीं, मैं नेगेटिव तरीके से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा है। कुछ नहीं, दूसरों से जाकर चिपक जाओ, वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना। हर काम के लिए है, हर काम के लिए आप दूसरों की तरफ देखते हो, अपनी लाइफ के बड़े बड़े फैसले भी दूसरों को दे देते हो कि भाई तू इसको ले। और अब ये सी बात है, जब ऐसा करोगे तो आप अब्यूजिव रिलेशनशिप में आ जाओगे। अब्यूजिव मतलब लोग आपको अब्यूज़ करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, और लोग करते हैं, है ना। यस और नो, समझ रहे हो आप मैं जो बोल रहा हूँ? सर इसको याद रखने का तरीका बताओ। अच्छा, आप बता रहे हो, हाँ। बताओ। मतलब जैसे पहले होता था ना कि जो फीमेल्स होती थी वो हर फाइनेंशियल या किसी भी डिसीजन के लिए वो अपने हस्बैंड पे ही रिलाई करती थी, पहले की बात कर रही हूँ। हाँ, तो वो डिपेंडेंट पर्सनालिटी में मतलब याद रखने के हिसाब से एग्जांपल बता रही हूँ कि याद रख सकते हैं अपन। बिल्कुल। सिर्फ फीमेल्स का नहीं है, अब तो मेल भी उतने ही आ गए हैं, ठीक है चलो। तो इसमें फीचर देखेंगे तो एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, इनको ऐसा लगता है, और लीडिंग टू सबमिसिव एंड क्लिनजिंग बिहेवियर, है ना। डिफिकल्टी मेकिंग डिसीजन विदाउट रीअश्योरेंस, फियर ऑफ सेपरेशन गोज टू एक्सेसिव लेंस टू ऑब्टेन नर्चरेंस। एग्जाम्पल क्या है, विमेन टॉलरेट्स एन अब्यूजिव रिलेशनशिप बिकॉज शी कैन नॉट स्टैंड बीइंग अलोन। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे लगता है हर किसी को डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं, यस और नो? यस। लास्ट है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये OCD से अलग है कि नहीं? OCD अलग है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अलग है, ये उससे अलग है, लेकिन निकल के वहीं से आया है, ठीक है। क्या सिम्टम है इसके, क्या फीचर हैं? प्री ऑक्यूपेशन विद ऑर्डरलीनेस, परफेक्शनिज्म एंड कंट्रोल। देखो ये उल्टा तरीके का, ये डिसऑर्डर उल्टा तरीके का मतलब क्या है कि परफेक्ट होना गुनाह हो जाता है इनके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये वाला डिसऑर्डर जिसको होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 5 बजे ऑफिस बंद हो रहा है, होता है डेली, लेकिन एक दिन क्या है, 4 बजे जाना पड़ रहा है लोगों को। तो वो क्या करेंगे, बाहर बैठे रहेंगे, 5 बजने का वेट करेंगे, 5 बजे से पहले घर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ड्यूटीफुलनेस इतने इस लेवल की है, परफेक्शनिज्म इस लेवल का है, ऑर्डरलीनेस इस लेवल की है। समझ रहे हो? तो परफेक्शनिज्म वाली जो बीमारी होती है ना, वो यही है। इतना ज़्यादा रूल्स फॉलो करते हैं, इतने ज़्यादा मोरालिटी होते हैं, इतने ज़्यादा एथिक्स होते हैं, इतने ज़्यादा नॉर्म्स फॉलो करते हैं कि दूसरे वाला परेशान हो जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है आपको? किस सेंस में बात कर रहा हूँ, समझ आ रहा है, यस और नो? यस सर। तो यस preoccupation with सर। orderliness, perfectionism, control, inflexibles about rules, morality, ethics, excessive devotion to work, neglecting leisure, है ना। ये आलस नहीं होता है इनका, मतलब ये बिल्कुल आलसी नहीं होते हैं। 24 घंटे काम करो ना, 24 घंटे काम करो तो भी करते रहेंगे। और प्यार, जो काम को पूजा मानते हैं, है ना। ये मस्ती नहीं करते, मजाक नहीं करते, काम को सीरियसली लेते हैं, और परफेक्शनिस्ट होते हैं, ऑर्डरलीनेस इनके अंदर ट्रेट होता है। हॉट आइटम रिलेक्टेड टू डेलीगेट टास्क, है ना। ये दूसरों को काम नहीं सौंपते हैं, बोलेंगे मैं कर लूँगा सर, मैं कर लूँगा मैडम, वो आपको नहीं देंगे, बोलेंगे मैं ही करूँगा, भरोसा नहीं करते किसी पर। समझ में आ गया, यस और नो? यस।
तो a manager instead all tasks to be done his way spends hours organizing files and avoids leisure activities. आप देखते हो है ना, ये देखो अच्छी बात है ओसीपीडी होना, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आपके घर वाले और बाकी लोग परेशान हो जाएंगे। चलो आप समझ ही गए होगे ओसीपीडी में क्या होता है और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देखो लास्ट जो 11th है वो है जनरल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। व्हाट इज जनरल पर्सनालिटी डिसऑर्डर? अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैन आल्सो बी डायग्नोज्ड व्हेन enduring pattern of inner experience and behavior deviate from cultural expectations। देखो जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस हो उसके उससे उल्टा आप व्यवहार कर रहे हो या महसूस कर रहे हो, ऐसे पैटर्न आप में देखने को मिलते हैं, तब भी हम उसको बोल सकते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। पैटर्न्स इज इनफ्लेक्सिबल एंड परवेसिव अकर सिचुएशन। देखो मैंने बोला ना कि एक इंसान को है ना इनफ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये फ्लेक्सिबल ही तो नहीं होते, रिजिड होते हैं, हर परिस्थिति में एक जैसे ही रहते हैं। कॉजेज डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट, और इस वजह से है ना उनको डिस्ट्रेस भी होता है ना। ऑनसेट इन एडोलसेंस अर्ली अडल्टहुड, कब शुरुआत हो सकती है इसकी? एडोलसेंस में, अर्ली अडल्टहुड में स्टार्ट होता है। देखो बच्चों में पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं होता, अर्ली अडल्टहुड में या फिर एडोलसेंस में स्टार्ट होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ऑनसेट होता है इसका। क्या आप सभी को समझ में आ गया, यस और नो? यस। देखिए इसका रिकैप आप जल्दी से पढ़ लेना। देखिए पैराफिलिक डिसऑर्डर मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने एक पढ़ा दिया है, मैंने इसको पढ़ा दिया है पहले पैराफिलिक डिसऑर्डर्स को। इसमें वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर, एक्सिबिलिस्टिक डिसऑर्डर, फ्लर्टिलिस्टिक डिसऑर्डर, सेक्सुअल मैसोचिज्म डिसऑर्डर, सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर, पेडोफिलिक डिसऑर्डर, फेटिसिस्टिक डिसऑर्डर, ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर, ये सारे हैं। तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, कर लोगे क्या नहीं, यस और नो? यस। क्योंकि मैंने पढ़ा चुका हूँ है ना, और एक बार आप पढ़ लोगे तो सारी। लास्ट है अदर मेडिकल डायग्नोसिस। अदर मेडिकल डायग्नोसिस में कुछ है ही नहीं। देखो जो कुछ बच जाता है उसके लिए भी डीएसएम ने एक क्लासिफिकेशन रखा है अदर मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर। तो अदर स्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर आ जाएंगे और अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर आ जाएंगे, और अदर डिसऑर्डर ऑफ मेंटल फंक्शनिंग, रेसिडुअल कोड्स। ये पढ़ लोगे, जस्ट पढ़ लोगे, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मतलब जो कुछ बच गया है, कुछ रह गया होगा डीएसएम में डिसऑर्डर्स को पढ़ने में, तो उन्होंने एक क्लासिफिकेशन और बना दिया है अदर मेंटल डिसऑर्डर्स का। तो इज इट क्लियर सभी को कि क्या कहानी है पूरी? समझ आ गया आपको? कुछ पूछना है?